हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि आपका सीटेट जुलाई 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक के जितने भी एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है, कई बार जो आ चुके हैं, मैं उनका सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ आज से। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को स्किप मत कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा कि ये जो सीरीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, बच्चों के पास पहुँचे और उनकी तैयारी बेहतर हो। ठीक है, आपके लिए मैं ढूँढ-ढूँढ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ आपके सामने लाई हूँ कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीरीज़ 1। ठीक है, तो देखिए हम एक्सप्लेनेशन के साथ हम ये चीज़ आपको समझाने वाले हैं। आप आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का अधिकांश, ठीक है, किन दो गैसों से बना हुआ है? यहाँ पे देखिए आपके सामने आंसर तो शो कर रहा है, लेकिन मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देते हुए चलूंगी। ठीक है, तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहला है ओजोन और हीलियम, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, देखिए इसका आंसर आपका होगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन क्यों होगा? ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए वायुमंडल का अधिकांश भाग जो है वो इन्हीं दो गैसों से, दो प्रमुख गैसों से बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन सा? आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है आपका 78% से बना हुआ है और ऑक्सीजन जो है आपका 21% से बना हुआ है। ठीक है, इसके साथ भी, इसके अलावा भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होता है, आर्गन भी होता है और अन्य गैसेस भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, हम लोग बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक प्रतिरूप क्या है? इसका मतलब होता है कि व्हाट इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर अर्थ। तो इसका आंसर है आपका, देखिए ऑप्शन है ग्लोब, मानचित्र, उपग्रह से प्राप्त चित्र या रग्बी गेंद, रग्बी बॉल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ग्लोब। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर ग्लोब क्यों होगा। देखिए हमारे पृथ्वी का जो वास्तविक निरूपक है वो एक ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब जो है वो पृथ्वी का 3D मॉडल होता है, जो कि पृथ्वी का सतह, महासागर और महाद्वीप का मतलब सही सही और अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह नक्शे के तरह सपाट नहीं होता, ये गोल आकार के बल्कि गोलाकार होता है, लेकिन इससे यह पृथ्वी का वास्तविक आकृति और विशेषताओं को बेहतर तरीके से दर्शाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्या थी? ठीक है, तो इसमें ये पूछा गया कि 1929 में जो बाल विवाह का जब निषेध हुआ तो पुरुष और महिला की न्यूनतम मतलब मिनिमम आयु क्या रखी गई? ठीक है, तो आपका आयु रखा गया 18 वर्ष और 16 वर्ष, मतलब 16 वर्ष और 18 वर्ष। इसका थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम, हाँ, जो आपका ये देखिए, ये आपका जो हुआ, ठीक है, उसके अनुसार देखिए पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और महिलाओं के लिए न्यूनतम आयु 14 वर्ष था। ठीक है, तो आप इसको 16 भी, अगर 16 आएगा ऑप्शन में तो आप 16 भी कर सकते हैं और 14 आएगा तो आप 14 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। गेहूं और जौ जैसी फसलों के सर्वोत्तम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? पहला है नीलगिरी हिल्स, गारो हिल्स, मालाबार हिल्स और सुलेमान और किरधर हिल्स। ठीक है, वेयर इज द फर्स्ट एविडेंस ऑफ क्रॉप लाइक व्हीट एंड बार्ली फाउंड? तो इसका देखिए आपका राइट आंसर है सुलेमान एंड गिरधर हिल्स। ठीक है, तो ये क्यों है आइए हम लोग देख लेते हैं। गेहूं और जौ जैसी फसलों के लिए सर्वोत्तम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता में मिले हैं। ठीक है, कि स्थलों में मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब ये देखिए हड़प्पा है तो जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, और मोहनजोदड़ो, ठीक है, वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। इन स्थलों की खुदाई के दौरान गेहूं और जौ जैसे फसलों के अवशेष पाए गए हैं, जो कि यह हड़प्पा सभ्यता के लोग इन फसलों की खेती करते थे। यह सभ्यता लगभग 2600 ईस्वी पूर्व से लेके 1900 ईस्वी पूर्व के बीच में फली फूली थी। यह खेती और कृषि में उन्नत थी। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा सुलेमान और किरधर हिल्स के पहाड़ियों में आपका ये मिला था। तो अब आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। पवन सड़क पर
गिरी सूखी पत्तियों को कैसे उड़ाती है। ठीक है, तो देखिए पौधे और जीव जंतु की गति से निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति से, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति से या संघनित वायु की गति से। तो इसका आंसर आपका होगा थर्ड, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति से, मतलब विंड मूवमेंट फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो आइए इसका भी हम लोग देख लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए हवा का दाब, हवा चलने पर उसका दबाव जो है वो सूखी पत्तियों पर हाँ पड़ता है। सूखी पत्तियां हल्की और सूखी होने के कारण आसानी से इस दबाव के प्रभाव में आ जाती हैं और उड़ने लगती हैं। ठीक है, यही है आपका, ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आपका देखिए ये आपका फर्स्ट आंसर से ही आपका ये आंसर लिया गया है। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 1960 में द्विभाषी बंबई प्रांत को किस आधार पर विभाजित किया गया था। ठीक है, तो ये चीज आपको ये चीज पता होगा कि हर एक स्टेट को उनके भाषा के आधार पर विभाजित किया गया है। कोई आर्थिक स्थिति नहीं थी, कोई धार्मिक आधार नहीं था, कोई क्षेत्रीय संस्कृति नहीं था, बल्कि भाषा के आधार पर हर स्टेट को अलग किया गया है। हाँ, और हर एक स्टेट को बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसका है आंसर। तो ये देखिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि भाषाई असमानता, भाषाई आंदोलन और राजनीतिक दबाव। ठीक है, तो आपका तीनों में ही आपका भाषा ही आपका मेन होता है कि आपका भाषा के आधार पर ही आपका विभाजन हुआ है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 पे हम आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों को शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, भारतीय अनुसंधानों में किस अनुच्छेद में नागरिकों को शैक्षणिक अनुसंधानों में आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स हैव बीन गिवन रिजर्वेशन इन द एजुकेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। तो इसका आंसर होगा आपका आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 क्यों होगा, देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण क्या है कि राज्य द्वारा संचालित और वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, जो आरक्षण का इंतजाम किया गया है, जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, जो SC ST OBC वाले जो लोग आते हैं, उनके लिए आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। लेकिन और किसी के लिए नहीं हुआ है। इसमें निजी संस्थानों जो सरकारी सहायता प्राप्त करते हैं ये शामिल इसमें नहीं है। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में से एक है, जल प्रदूषण में इनमें से कौन सा कारण एक है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन यानी कि वायुमंडलीय प्रदूषण, औद्योगिक अपशिष्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, वन कटाई, डिफॉरेस्टेशन और ओजोन परत की कमी, मतलब ओजोन लेयर डेप्लीशन। तो इसका आंसर आपका होगा औद्योगिक अपशिष्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्टेज। देखिए यहाँ पे आपका पूछा है वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए वाटर पॉल्यूशन किन किन चीजों से होता है। तो जब आपका इंडस्ट्री का कोई भी वेस्ट चीज, ठीक है, वेस्ट जो होता है वो जब पानी में जाता है, ठीक है, जब पानी में आपका नदियों में चला जाता है, इंडस्ट्री का वेस्ट जो होता है, ठीक है, तो उससे हमारा जल प्रदूषण होता है, उससे हमारा वाटर पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूटेड होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी इज अ राइट आंसर। ओके, आई होप आपको क्लास पसंद आ रही होगी, तो इसे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतमाला हिमालय की पश्चिमी सीमा में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी सीमा मतलब आपका होता है वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालयाज। ठीक है, वेस्टर्न बाउंड्रीज आपका कौन कौन सा है। ठीक है, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि वेस्टर्न बाउंड्री आपका हिमालयाज का कौन कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग इस पे चलते हैं कि अरावली, विंध्याचल, सतपुरा और काराकोरम। तो इसका आपका राइट आंसर है काराकोरम। ठीक है, काराकोरम इज अ राइट आंसर। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। ठीक है, तो ये देखिए इसका होगा आंसर नंबर बी, सतलज। ठीक है, सतलुज इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। पंचायती राज का
संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ था? ठीक है, तो आपको देखिए कुछ कुछ चीजें जो है ना आपको ना लर्न करनी पड़ेगी। पंचायती राज का जो संविधान है, ठीक है, जब उसका संशोधन किया गया तो वो किस वर्ष में उसका उसको पारित किया गया था? आपका 1992 में, ठीक है, 1992 में पंचायती राज का संशोधन जो हुआ उसको पारित किया गया था। 12 पे आते हैं, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, तो आपका कौन सा है? यमुना, गंगा, गोदावरी या नर्मदा? तो आपका आंसर होगा गंगा। ठीक है, गंगा इज अ राइट आंसर। अब हम लोग आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित करता है? ठीक है, तो आपका जब संविधान बना तो भारत में तो किस संविधान में ये बताया गया है कि इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट? ठीक है, निरपेक्ष, इसमें किसी भी धर्म का मतलब कि अनादर नहीं हुआ है, यहाँ पे हर जाति के लोग रह सकते हैं। ठीक है, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर हुआ है कि इंडिया टू बी अ सेक्युलर स्टेट? किस अनुच्छेद में हुआ है? तो आपका होगा आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25 में आपका ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और केरल। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डेंसिटी पूछा है। ठीक है, हाई पॉपुलेशन नहीं पूछा है। ठीक है, आपका हाई पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा है तो आपका ये बिहार का होगा। ठीक है, अगर हाई पॉपुलेशन पूछेगा तो आपका उत्तर प्रदेश होगा। ओके, तो आपका लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सर्वप्रथम हरित क्रांति किस फसल के साथ हुआ था? ठीक है, विथ विच क्रॉप डिड द ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट? चावल, गेहूं, मक्का या गन्ना? तो आपका आंसर होगा वीट। ठीक है, गेहूं, गेहूं के साथ आपका आपका रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।